प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुस्लिम लीग नून मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ा रही है। कह रही है कि इन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है, फौरन फंडिंग ली है, गैर कानूनी तरीके से रकूम मुंतकिल हुई हैं। आज इस पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से की गई हैं। ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त सबसे बड़ा मौजू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो यही है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो इलेक्शन कमीशन से बैन करवाया जाए या उसके खिलाफ फैसला जारी कराया जाए। और फाइनेंशियल टाइम्स में जो छपने वाली खबर है उसको बुनियाद बनाकर खूब गुफ्तगू हो रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब इस पर यह है कि ये तमाम रकूम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौसूल हुई हैं वो डिक्लेयर की गई हैं कानूनी तरीके से। लेकिन इसके बावजूद कई सवाल ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के हवाले से उठ रहे हैं कि इंडिविजुअल्स की बजाय कंपनीज से ये क्यों ली गई, रकूम क्यों ली गई, और रकूम क्या किसी कंपनी से वसूल करना गैर कानूनी नहीं था, और फिर क्या ये चैरिटी की गई थी शौकत खानम के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल हो गई। तो कई ऐसे सवाल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिनका जवाब देना है, और इसी वजह से नून लीग की तरफ से दबाव मुसलसल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आज स्पीकर के इंतखाब के अमल को लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग की तरफ से चैलेंज कर दिया गया है और कहा गया है कि ये खुफिया राय शुमारी होती है, लेकिन यहाँ पर बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर्स डाल दिए गए जिससे ये खुफिया नहीं रहे, तो ये गैर कानूनी है। इसलिए जो स्पीकर का इंतखाब है इसको दोबारा कराया जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में इसकी अपील को इसकी समाअत होगी और 2 रुकनी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का वो इस पर समाअत करेगा। दूसरी तरफ आज डिप्टी स्पीकर का इंतखाब के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने का जो वक्त मुकर्रर था उसमें अपोजिशन के उम्मीदवार जो हैं वो कागजात जमा ही नहीं करा सके, बल्कि कागजात जो हैं उन्होंने वसूल देर से किया और मुकर्रर वक्त पर उन्होंने जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से जो वासिक कयूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके इत्तेहाद के उम्मीदवार वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अब ये क्यों इसको संजीदा नहीं लिया गया अपोजिशन की जानिब से और इस इंतखाब में क्यों हिस्सा नहीं लिया गया, इस पर भी मुख्तलिफ चमगोइयाँ हो रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो यह है कि तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अब रेफरेंस लाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इमरान खान मुसलसल इन पर बायस होने का इल्ज़ाम लगाते चले आ रहे हैं और कानूनी तरीका यही है कि इनके खिलाफ रेफरेंस लाया जाए। तो रेफरेंस की ग्राउंड्स क्या होंगी और क्या स्कोप है तहरीक इंसाफ के इस रेफरेंस का, अगर ये आता है तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपने ओहदे से हट सकते हैं। और एक और आज डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि आज FIA की जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है FIA के केस में शहबाज शरीफ और हमजा साहब आज फिर पेश नहीं हुए, बल्कि उस पर जज साहब ने जो है वो ये रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि जब से इनकी बेल कंफर्म हुई है 11 जून से, तब से ये इसको संजीदा लेना इन्होंने छोड़ दिया है और अदालत में दोनों मुल्जिमान नहीं आ रहे हैं। हमजा शायद एक दफ़ा आए हैं और शहबाज शरीफ एक दफ़ा भी तब से नहीं आए, और आज भी उनकी हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आ गई और कुछ और चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट हुई हैं। तो ये तमाम आज मौजूद हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ खान न्याज़ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया न्याज़ साहब, खुशामदीद। सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया। फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप कानूनी माहिर हैं, और अजहर सिद्दीक साहब भी वकील और कानूनी माहिर हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले अमजद न्याज़ साहब, आप कैटेगोरिकली जवाब क्यों नहीं दे रहे इल्ज़ामात का जो फाइनेंशियल टाइम्स में बरतानवी अखबार में लगाए गए हैं? इस पर नून लीग मुतालबा कर रही है कि या तो आप इस अखबार को सू करें, इसके खिलाफ मुकदमा करें, या फिर आप इनका जवाब दें और जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा है वो भुगतें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों चीजें नहीं कर रहे, क्यों? असदुल्ला खान, हमने इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने मांगा, हमें उसमें जमा करा दिया। इसको फौरन कहना इस ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया है। हमने हर किस्म की जो मनी ट्रेल थी और जहां जिस चैनल से पैसा आया वो भी लीगलाइज था और पाकिस्तानियों ने दिया। अब कोई मीडिया ट्रोलिंग करता रहे, अपने नंबर टांकता रहे, बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है। इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना होमवर्क कर रही है कि ये जो इसलिए तो हमने कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का और हमारा हमसे यकसा सलूक किया जाए, और बल्कि जब फैसला हो तो भी तीनों का इकट्ठा और तीनों की रिपोर्ट नहीं सर, वो तो सही है, ये तो आपका पुराना मौक़िफ़ है। लेकिन सर ये बताएं कि जो अखबार ने दावा किया है कि
अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की जानिब से रकम मुंतकिल की गई, फिर कंपनीज का नाम लिखा है। ये स्टोरी सही है या गलत है फाइनेंशियल टाइम्स की? मेरी बात सुने ना, हमने कौन सा ऐसा गलत काम किया जिसके ऊपर जो है उसने जो स्टोरी डाली है, तो इसके ऊपर हमारा इंशाल्लाह ताला, हमने पहले भी मैंने कहा कि वो पूरा चैनल लिखा हुआ है और उस चैनल में ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। तो नई बात उसने किया तो वो बताए। मैंने पहले कहा कि पहले भी हमने नहीं, अमजद नायर साहब, ये बात तो चले, आपका ये जो ग्राउंड है, आप कह सकते हैं कि जो रकम आई हमने उसको सही कामों के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने उसको अपनी जेब में नहीं डाला, करप्शन नहीं की, मॉरल ग्राउंड जो है वो आपके पास दुरुस्त है। लेकिन कानून होता है, कानून के मुताबिक आप इंडिविजुअल्स से फंड इकट्ठे कर सकते हैं, कंपनी से फंड नहीं ले सकते। तो कानूनी तौर पर तो ये गलत हो गया ना? नहीं, कहाँ पे गलत हुआ? क्या उसमें कौन सी गलती है मुझे बता दें। कोई लीगली आप प्रोहिबिटेड है, कोई आप किसी से फॉरेन फंडिंग दे रहे हैं? हमने पूरा वहाँ पे हमारी हर चीज जो है वो रजिस्टर्ड है। हम हर एक चीज रजिस्टर कराई हुई है। आप देखें पूरा तो चैप्टर है ओवरसीज पाकिस्तानी का, वो सारे का सारा जो है चीज जो है वो बिल्कुल, उसमें कोई डिग्निटी नहीं, चीज ऑन रिकॉर्ड है। आप जिस वक्त चाहेंगे, हमने पहले भी इलेक्शन कमीशन को जमा कराया है, फिर मांगे हम फिर जमा करा देंगे, ऑलरेडी रिकॉर्ड है। सही है। राना मकबूल साहब, क्या आप, अगर ये सारा कुछ कानूनी है और हर चीज जमा कराई हुई है, इस पर इतना शोर शराबा इस वक्त क्यों हो रहा है? फैसला महफूज है अदालत के पास? तमाम दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आपकी बात दुरुस्त है खान साहब, आपने सही कहा है। ये असूली बात है कि अब केस वहाँ मुकम्मल हो चुका है, जहाँ तक खबरें आ रही हैं। इसमें स्टेट बैंक ने अपनी जो स्टेटमेंट्स जमा कराएं, अपना रिकॉर्ड की इनपुट दी, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटीज़ ने की, उन्होंने अपनी कंक्लूसिव रिकमेंडेशन दी, फाइंडिंग दी। और अब फिर लास्ट बट लीस्ट, अब फाइनेंशियल टाइम जो है उसने सारी बातें जो और खोल के बयान कर दी कि कंपनीज ने फंडिंग की है और तरह तरह की फंडिंग हुई है। अब ये सारा मामला लॉ का है कि लॉ के तहत ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ। जब वो फैसला आएगा उसका इलेक्शन कमीशन का, तो सामने आ जाएगा। और सदीक साहब जैसे जो हमारे लॉ लॉरिएट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इसको एग्जामिन कर लेंगे। अगर ये फैसला एक्सेप्टेबल होगा पीटीआई के लिए तो फाबिया, नहीं होगा तो एपलेट फोरम खुला है, ये अपील में चले। फिर आज राणा साहब जब इनके हक में फैसला हो जाए, तो राणा साहब जब आज ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन में महफूज हो चुका है, तो आज नून लीग की तरफ से जो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, इसका फिर क्या मकसद था? इसलिए कि एक दहाई होने वाली है इस केस को चलते हुए, और केस का कोई फैसला आ नहीं रहा, वो आना चाहिए। आफ्टर ऑल एक क्रूशियल इशू है। और फिर पीटीआई की लीडरशिप ने इतनी ज्यादा पोलराइजेशन कर दी है, इतनी नफरत पैदा कर दी है, लोगों की बच्चियों को अंदर बंद किया, उनको कैद खाने में रखा, उनको डेथ सेल्स में रखा, उनके बिस्तर छीन लिए, उनकी दुआएं बंद कर दी, उनके लीडर्स का क्या हाल किया, बेगुनाहों को अंदर बंद किया, राना सनाउल्लाह की मौत की चक्की में बंद किया कि इसे अब सजाए मौत देनी है। तो क्या फिर मोहब्बतें बढ़ती हैं ऐसे कामों से? इससे मोहब्बतें तो नहीं बढ़ती हैं। ये अपनी अदाओं पर जरा गौर कर लेना चाहिए कि आप अगर इतना जुल्म ना करते तो फिजा इतनी मुकद्दर ना होती। आपने चूंकि इतने जुल्म किए हैं, इसलिए रिएक्शन भी, हर बात पे रिएक्शन होगा। अब भी ये फैसला कर लें। मैं तो ये कहूंगा कि ये सिलेक्ट कर लें अपने बंदे, अपने सियाने लोग जो हैं, बाकी तरह से भी सियाने लोग आ जाएं, वो टेबल पे बैठें और फैसला करें, एक एग्रीमेंट कर लें और आगे बढ़ें। यानी जंगों के फैसले जो है पार्लियामेंट टेबल पे होते हैं, तो ये क्यों अपने फैसले नहीं कर सकते? तो अब वो कहा यह जाता है कि मैं तो टीटीपी से बात कर लूंगा, जो दहशतगर्द है उनसे, लेकिन इनसे नहीं करूंगा। तो मामला कैसे हल होगा? ये तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जी। इसलिए ये रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने कल वजाहत दी थी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि इनसे बात नहीं करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि जी, फवाद चौधरी साहब ने कल वजाहत की थी कि जब हम ये कहते हैं कि इनसे बात नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं कि जी इनके साथ हम एनआरओ या इनके केसेस पर बात नहीं करेंगे, मुल्की मामलात पर बात करने के लिए तैयार हैं।
नहीं, ये तो ऐसे बारीक भी नहीं है ना जी। और ये एक नुक्ता संजी आप कह लें, एक बूकलबोनी कह रहे हैं दूसरी जुबान में। बात यही है कि वो कहते जी हम बात नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, तो चाहेंगे तो ये सिस्मेटिक माहौल बढ़ता जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सियासतदान जो है स्टेट्समैन की तरह बिहेव करें और तदब्बर से और फरासत के से मिल के बैठ के इन मसाइल का हल करने की कोशिश करें। ये कोई तरीकेकार नहीं है। ठीक है, इससे ना पंजाबी में कहते हैं दो ही चीजें हो सकती है ना, आज खुदा का वैर जब हो जाए। जी सही है आजाद सिद्दीक साहब, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये स्टोरी गलत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर सू करना चाहिए अखबार को, दूसरी ये है कि ये इस पर फैक्ट सीखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजाहत करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि जी नहीं हमारा तो सारा कुछ हमने जमा करा दिया हुआ है और ये सब कुछ डिक्लेयर्ड है। ये कैसे मुमकिन है कि आपने गैर कानूनी तौर पर एक कंपनी से रकम ली हो और फिर इसको डिक्लेयर भी किया हो और वो डिक्लेयर हो गई हो, तो ये आप इसमें क्या लूप होल्स नहीं देखते आजाद सिद्दीक साहब पीटीआई की तरफ से? बहुत शुक्रिया अपना असद भाई। इट इज नॉट ए फॉरेन फंडिंग केस, इट इज बेसिकली अ प्रोहिबिटेड फंडिंग केस। और ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तो आता नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2 का अगर आर्टिकल 6 पढ़ लें और रूल 6 पढ़ लें, पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त के रूल्स जो बने हुए हैं उनको सामने रखकर देखना है। अगर तो फॉरेन फंडिंग होगा तो इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है। दैट राइट्स और जुरिसडिक्शन वेस्ट विद द फेडरल गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ आर्टिकल 17 कि वो डिक्लेयर करे रेड विद सेक्शन 212 और 213 ऑफ द इलेक्शन एक्ट या पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, जो कि ये पुराना चला आ रहा है। फेडरल गवर्नमेंट पहले डिक्लेयर करेगी, मैटर शैल बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पे बैठकर एडजुडिकेट करके फाइनली डिसाइड करेगी। तो ये तो पहले ज़हन में रख लेंगे, आर्टिकल 17 या सेक्शन 212 213 के तहत नहीं है, या आर्टिकल 6 के तहत है। अब आर्टिकल 6 में जो आप बात कर रहे हैं वो प्रोहिबिशन है, सब आर्टिकल 3 के अंदर लिखी हुई है और मैं पढ़ देता हूं, आम नाजरीन के लिए भी जरूरी है। एनी कंट्रीब्यूशन, लफ्ज कंट्रीब्यूशन है, मेंबरशिप फी की बात नहीं है, मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल, अब जरा सुनिएगा, मल्टीनेशनल और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन शैल बी प्रोहिबिटेड and the parties may accept contribution and donation only from individuals। ये मैं आपके सामने मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है, इसके सामने लफ्ज क्या है, सिर्फ प्रोहिबिट करेगी और उसके अगला जो अगर आप लेकिन फॉरेन फंडिंग में और प्रोहिबिटेड फंडिंग दोनों की सजा में ही फर्क है ना, चीजें तो दोनों ही गलत हैं। नहीं, मैं फिर अर्ज करता चलूं। देखिए ये सवाल ये नहीं है, फॉरेन फंडिंग तो केस ऑपरेशन रजीम चेंज और इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ जो हुआ, पैसा बाहर से इंडक्ट हुआ, जिस शक्ल में भी आया, लोकल हैंडलर थे, फॉरेन हैंडलर थे, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए लोग खरीदे, उन्होंने वोट दे दिया। दिस इज अ फॉरेन फंडिंग का बेस भी ये है। पैसा बाहर से पकड़ा, आप गवर्नमेंट ने उल्टा दें, पैसा बाहर से पकड़ा, आप मुल्क में अनारकी और ये कर दें, ये मेन एम या फ्रेम उसका वो ये है। प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है कि वो तो मुल्क की सालमियत पे आर्टिकल 17 फर्क तो है, बिल्कुल सही है आजाद साहब, फर्क तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गलत है ना, दोनों की एक की सजा बड़ी है कि सजा छोटी है, चले आप ये कह सकते हैं। चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूंगा, उस पर मजीद बात करते हैं और साथ ही साथ फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। ये आज नून लीग लेकर चली गई है लाहौर हाईकोर्ट के पास मामला कि जी स्पीकर का जो इंतखाब है ये गैर कानूनी तरीके से हुआ है, क्या निकात है इसके और कैसे नून लीग ये समझती है और इसका क्या स्कोप है इस एप्लीकेशन का। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। फरहाद अली शाह साहब, ये बताइए कि ये जो नून लीग लेकर गई है लाहौर हाई कोर्ट के पास और पीर को उसके समाअत होगी कि स्पीकर का इंतखाब सही नहीं हुआ और ये जो है वो उसमें ये प्ली ली गई है कि इसको जो खुफिया होना चाहिए था, लेकिन उस पर सीरियल नंबर्स लगा दिए गए। ये क्या डिटेल्स हैं इस पिटीशन की सर? देखिए बात सिर्फ ये है कि सीक्रेसी जो है वो बेसिक एलिमेंट है इस इलेक्शन का, और जब आप सीक्रेसी आउट कर देते हैं तो वो इलेक्शन जो है वो वाइड ही हो जाता है और इसी चीज को जो है वो चैलेंज किया गया। और आप जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं पिटीशन के कॉन्टेंट्स, वो मेरे, क्योंकि मैंने पिटीशन नहीं पढ़ी तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा।
वो तो नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं उस पिटीशन के हवाले से मैं इस स्कोप की बात कर रहा हूँ कि इसमें कानून क्या है। और जी देखिए, सीक्रेसी जो है वो आउट होना जो है वो तो इलेक्शन को वैसे ही कालादम कर देता है। तो ये आपके सामने सारा इलेक्शन हम लोगों ने सामने देखा ही है जिस तरीके से इस इलेक्शन में किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन हमेशा एक पार्लिमानी अंदाज में होते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे मछली मंडी बनी है इस इलेक्शन में, और जिस तरीके से वोटर्स को हुटिंग की गई है और सारे मामलात किए गए वो आपने स्क्रीन पे देखे ही है सबने। तो ये तो कोई इलेक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल सही चैलेंज हुआ है। सही है। तो अजहर सिद्दीक साहब, ये आपके ख्याल में सीरियल नंबर लगाने से सीक्रेसी मुतासर हो जाती है? तो ये इंतखाब स्पीकर का सही नहीं हुआ, डिप्टी स्पीकर का, और डिप्टी स्पीकर तो खैर हो ही नहीं सका। जी, देने से ना सीक्रेसी का तो ताल्लुक ही नहीं है, नंबर वन। क्वेश्चन ये है कि शो ऑफ हैंड की बात है, यानी नॉर्मली जो बात होती है ना, और आपको पता है कि जब आप लोकल इलेक्शन, जब आप आम MNA MPA का आप जब वोट डालने जाते हैं तो वो बाकायदा वहां भी सीरियल नंबर हमने तो नॉर्मली लगे हुए देखे हैं। यहाँ इलेक्शन होने हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दरमियान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हुए। एक पार्टी के वोट 186 हैं, अपना हमने वो सारे देख लिए हैं, दैट इज एन एडमिटेड फैक्ट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरी बात है कि जो रिजेक्ट हुए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या बाकी पार्टी के हवाले से वो भी आ गया, यानी रिजल्ट तो सारा आपके सामने आ गया ना जी। या तो कहें कि ऐसा हो नहीं, लेकिन अजहर साहब, अगर तो इसी बुनियाद पर इलेक्शन होना है कि जी हमने हमारे पास तो 186 हैं जो कि CM के वोट उसमें इलेक्शन में नजर भी आ गए हैं, तो फिर तो इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए स्पीकर का। तो फिर तो आप डायरेक्ट कह दें कि जी नंबर मौजूद है, हमारा स्पीकर होगा। नहीं, मैं ये बात कर ही नहीं रहा, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। सवाल ये है कि जो वोट डाला वही वोट बाहर निकला ना, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो वोट डाले गए वही वोट बाहर निकले, और वो जो जितना प्रोसेस है आपने जिसको वोट डालना है, लगाने से क्या सीक्रेसी मुतासर नहीं होती अजहर साहब? बिल्कुल मुतासर नहीं होती। ये मैं फिर अर्ज करूं, देखिए सीक्रेसी के जो बेसिक एलिमेंट है वो आपने देखने हैं कि सीक्रेसी के बेसिक एलिमेंट हैं कौन से। मिसाल के तौर पर शो ऑफ हैंड से करना है, आप ओपन बैठकर ओपन शो करके बता रहे हैं मैं फला आदमी को डाल रहा हूं। वोट जो उसने किसको देना है किसको नहीं देना वो तो जाके उसने अंदर जाके डाला है और बैलेट बॉक्स में डाला है, उसको हम उस अमानत के सुपुर्द कर दिया है। यानी वहां किसी जगह भी अगर ये तो हर एक और आप हम सबको पता है कि वो जैसे ही वो वोट डालने गए, जिस तरह वो बैलेट पेपर छीने गए, वहां से इंटेंशन नजर आ रही थी ना कि ये लड़ाई झगड़ा या ऐसे मामला लाना चाहते थे। ये बुनियादी तौर पर एक जो मैं बात बता दूं कि ये फैसला हो चुका है इन जमातों के दौरान की अदालतों को बैकफुट पे लेकर जाना है। डिप्टी स्पीकर वाला जो चीफ मिनिस्टर वाला इलेक्शन देख लें, अब ये वाला मामला भी आप देख लें, यानी आपके सामने है ना, यानी इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं ना। मैं समझना चाह रहा था कि इलेक्शन में ऐसी चैलेंज होने के लिए अब आर्टिकल 69 वाली बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आएगी। प्रोविजन आप करते रहे, वो हुआ या नहीं हुआ, सवाल बड़ा सीधा सा है। फर्ज करें मैं एक बात कर रहा हूं, फर्ज करें मैं अगर सीरियल नंबर भी लगा हुआ है, मान ले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर है कि आपने जो पार्लियामान के अंदर प्रोसीडिंग है आप उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और यूसुफ रजा गिलानी वाला केस है जिसमें वोट में बाकायदा वोट रिजेक्ट हुए, और हर कोई समझ रहा था, हर कोई मानता था कि नहीं ये गलत वोट रिजेक्ट हुए, लेकिन कोर्टों ने इंटरफियर नहीं किया। कोर्टों ने क्या कहा, इसका बड़ा सीधा लेटेस्ट जजमेंट पढ़ लेते हैं यूसुफ रजा गिलानी वाली। उन्होंने कहा कि आपके पास अक्सरियत है ना, आपके पास अक्सरियत है, जाएं जाकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दें और बाहर आउट कर दें। बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने डिवीजन बेंच के अंदर। उन्होंने कहा मान लिया ये वोट क्रॉस भी हुए हैं, सारी बात मान लें, तो रेमेडी क्या है? डोंट पुट ऑल द बर्डन बिफोर द कोर्ट। कि आपके पास क्या है, कोई इंटरप्रिटेशन लानी है, इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से देखिए। मैं आगे बढ़ूं राना साहब के पास और नए साहब के पास, मुझे एक चीज और बता दें साहब, ये एक 186 का नंबर जो है वो स्पीकर के लिए जरूरी नहीं होता। 185 यानी आपकी सादा अक्सरियत अगर आपको हासिल नहीं हो रही, 186 का नंबर आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो क्या इस पर भी एतराज लग सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता। उसकी वजह समझ लीजिएगा,
अपना बुनियादी तौर पर चीफ मिनिस्टर का एक फिगर देखें। चीफ मिनिस्टर में भी सादा अक्सरियत नहीं है। सादा अक्सरियत पहले अगर आपने ले ली और आपका सेकंड, यानी ये भी इजलास क्या हुआ कि 25 माइनस हुए 190, तो रन ऑफ इलेक्शन हो गया ना सेकंड टाइम पे। और ये हाँ, तो यही बात आ गई ना। तो यानी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के हवाले से सादा अक्सरियत की बात नहीं, सादा अक्सरियत के हवाले से जो प्रॉब्लम आनी है ना, आप लेजिस्लेशन करेंगे ना, जब आप लेजिस्लेशन करेंगे तो लेजिस्लेशन के लिए आपको वो मैजिक फिगर पूरी करनी है कानून साजी के हवाले से। तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, एक मैं बात और असद साहब आपको बताता चलूं, आम आदमी के लिए भी रेफरेंस 1 ऑफ 2020 आपको याद था, सेनेट के इलेक्शन से पहले बाकायदा समाअत हुई और वहां मॉडर्न, या वहां तो इस हद तक हमारी सुप्रीम कोर्ट चलेगी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें। ये जजमेंट ये तकरीबन ये स्टार्ट हुई थी हियरिंग 4 जनवरी से 2021 से लेकर 25 फरवरी 2021, वो सेनेट के इलेक्शन से पहले आ गया था। सेनेट के इलेक्शन में मैंने इसमें कई दफा खत लिखे हैं उनको कि आप इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करें। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट करने के हवाले से, लेकिन अभी तक ऐसी बात कोई नहीं आ सकी है। मटीरियली मैंने आपके साथ जजमेंट साहब आप जी चले, मैं इस पर यह है कि फराज साहब का भी मौक़िफ़ ज़रूर लूंगा कि वो क्या समझते हैं कि 186 के हवाले से। और इसके साथ साथ मुझे राना साहब ये बता दीजिए कि ये स्पीकर का तो चले आपको हो गया इलेक्शन पे एतराज़, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया अपोजिशन इत्तेहाद ने, इसकी क्या वजह हुई? ये पार्टीज का फैसला होगा अपना, जो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वो तो वैसे तो एहतजाज के तौर पे हिस्सा नहीं लिया, जो स्पीकर के इलेक्शन में रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड जो है हज़रत सिद्दीक साहब के लिए, इसमें सीक्रेसी इज़ वेरी सीक्रेट। और जो सीरियल नंबर या नंबर लगाना उसका पर्चियों के ऊपर अदरवाइज, ये इसलिए किया जा सकता है ताकि वो वोट को ट्रैक कर सकें जी। तो इस अच्छा राना साहब, अगर आप इजाज़त दें 1 मिनट मुझे दीजिए। अली हैदर गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये सवाल मैं उनके सामने रख देता हूं कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया। अली हैदर गिलानी साहब, क्या हुआ, क्या ताखीर हो गई, लेट हो गई, या कोई और वजह थी? थैंक यू वेरी मच जी। इसमें ताखीर की कोई बात नहीं है जी। पार्टी की पॉलिसी थी, दोनों जमातों ने बैठ के ये तय किया कि पहले वो, उनका तो शुक्रिया, उन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया, बट देन बोथ पार्टीज डिसाइडेड कि हम इस इलेक्शन का बाइकआउट करें, क्योंकि जिस तरह कल इलेक्शन हुआ और सीक्रेसी ऑफ वोट को इंश्योर नहीं किया गया, तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा कल का डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ने से, जिसमें भी कल की तरह जो बैलेट की सीक्रेसी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जो असूल हैं, अगर आप उनको मर्डर करेंगे तो बाइकआउट ही होगा, और क्या होगा। गिलानी साहब, लेकिन वो जो आपको एतराज है वो तो आप लाहौर हाईकोर्ट में ले गए और उस पर 2 रुकनी बेंच समाअत भी कर रहा है, तो ये मैदान खाली छोड़ देने से बेहतर ना होता कि आप इलेक्शन लड़ते और एतराज होता तो दोबारा अदालत के पास जाते? देखिए ऐसे होता, ऐसे हमने जो डेट फिक्स हुई है मंडे की, उसी में हम डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को भी बीच में लेके आएंगे ऑनरेबल जजेस के सामने। एक प्रोसेस, चूंकि जब हमारे सामने एक मर्डर कमिट हो रहा है जो कल होने जा रहा था, हम उससे कम से कम उस मर्डर का हिस्सा तो ना बने ना जी। हम साइड पे हट गए और हमने जो स्पीकर का इलेक्शन है। लेकिन गिलानी साहब, उस सूरत में तो आपके पास एक एतराज होता ना, अब तो आप डिप्टी स्पीकर के इस इलेक्शन पर कोई एतराज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए मुखालिफ उम्मीदवार। मेरे भाई, ये आपका मौक़िफ़ है ना जी, आप बिला मुकाबला मुंतखब हो गए तो हो जाएं। इसमें भी वही 2 नंबरी होती है जो कि स्पीकर के इलेक्शन में होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल होनी थी, इसमें 2 नंबरी होनी थी जिस तरह पहले हुई है, और इस मुल्क में हमें कल ही इंसाफ मिल जाना चाहिए था, या आज सुबह। लेकिन गिलानी साहब, क्या महज रुक जाना चाहिए था डिप्टी स्पीकर का? सही है, लेकिन सर क्या महज एग्जम्पशन की बुनियाद पर आप इसको लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को? हम स्पीकर को चैलेंज करेंगे। जब स्पीकर को चैलेंज करेंगे और साथ ये भी कहेंगे कि डिप्टी स्पीकर कभी रीपोल कराएं, क्योंकि हम इसका हिस्सा इसलिए नहीं बने क्योंकि इसमें भी वही बैलेट पेपर यूज हो। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आप एग्जम्पशन की बुनियाद पर लाहौर हाईकोर्ट के कह सकेंगे कि जी इसमें होना था, ये 2 नंबरी होनी थी, इसलिए हमने बॉयकॉट किया। बिल्कुल सर, हम ये पॉइंट ऑफ व्यू तो अदालत के आगे रखेंगे ना। अब अदालत आगे फैसला करे कि उसने एक ही असूल रखने हैं जस्टिस के या 2 असूल रखने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। ये मौक़िफ़ आ गया जी गिलानी साहब का, वो कहते हैं वो तो देखें, वो तो है ना उनका स्पीकर के इलेक्शन के वजह से, तो उन्होंने कहा कि सीरियल नंबर लगा हुआ है, और सीरियल नंबर से वो हो तो सकता है ना जी, केस तो हो सकता है ना कि किसने किसको वोट दिया है। राना मकबूल साहब, राना मकबूल साहब से बात मुकम्मल कर लें। राना साहब जरा बता दें, आप ही बता दें 2 नंबरी क्या हुई है आज़ाद साहब को। नहीं, जो सीरियल पहले जो बात हुई है,
सीरियल नंबर लगाना और ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि जो वोट पड़ा है रेगुलरिटी तो हो हमारी सकती है, तरफ से लेकिन पड़ा होना भी है, कैसे? क्योंकि इसमें जो इसकी सीक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो सारे का सारा इलेक्शन प्रोसेस ही जेपरडाइज हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ ये नाजवाजी है सीक्रेसी का कॉम्प्रोमाइज होना, इसीलिए डाउट्स भी पैदा होते हैं सारे, यानी इट्स ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू रिगिंग ऑफ वन इलेक्शन। तो ये जो ऑपोजिशन का या यहाँ की ऑपोजिशन का मौकफ ये है इस वक्त। अब इसमें कोई फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में मामला चला गया है, जो कोर्ट ऑफ लॉ ने फैसला करना है वही सबको मानना पड़ना है। इसलिए इंतजार कर लें 2-3 दिन, इसमें हम बहुत ज्यादा जो है दिमाग सोजी न करें, अपना अपना प्रूफ देंगे, ये अपना देंगे और पिटिशनर्स अपना देंगे, कोर्ट उसका फैसला कर देगी आर्गूमेंट सुनने के बाद। इट्स ए वेरी सिंपल इशू नाउ, लेकिन इसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर असरात पड़ते हैं। ये बता दीजिए, ये जब आपको पता है कि खुफिया राय शुमारी से होता है तो ये क्यों इस पे सीरियल नंबर लगा के, आखिर सीरियल नंबर से आप ट्रेस कर सकते हैं कि किसने किसको वोट दिया, यही मकसद हो सकता है ना सीरियल नंबर लगाने का, वरना आप कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा ही ना होती। ये क्यों किया गया? असदुल्ला, पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई अमल नहीं किया गया जिसकी वजह से सिक्रेसी को जो है उसको डैमेज किया गया हो, या उसको कोई सीरियल नंबर लगा हुआ था कॉपी के ऊपर, वोट के ऊपर कोई नहीं था, वोट का उसी तरीके के साथ चल रहा था और वोट पे कोई भी सीरियल नंबर नहीं था। सीरियल नंबर सिर्फ और सिर्फ कॉपी के ऊपर था कि 1, 2, 3, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह का था। अदरवाइज सर वो बैलेट पेपर के ऊपर था ना सीरियल नंबर, बैलेट पेपर के ऊपर नहीं था। बैलेट जो पर्ची लेके जा रहा तो था, बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर होगा तो उसका रिकॉर्ड भी होगा ना कि कौन सा बैलेट पेपर किसके पास गया। नहीं, वो पता ही नहीं चल सकता, ये हवा में देखे हमने। तो फिर क्यों लगाया गया सर? मेरी पास, हमारे पास कितने वोट थे? 186 थे ना, हमने कोई उससे ज्यादा तो नहीं ली 186, बल्कि हमारा एक वोट, हमारा 185 जो है वो हमें मिले, एक हमारा रिजेक्ट हुआ। अब इन्होंने जो खरीदो फरोख्त है ना वो कर नहीं सकते, और अगर ये सोचे कि हमने अपने वोट ले लिए तो उसमें कौन सा हमने गुनाह किया है। मान ले शिकस्त ना, मान ले कि माफिया को शिकस्त हो गई है, लोगों ने लोटा क्रेसी को दफन कर दिया ना, मान ले। अब इससे बड़ी बात क्या, आगे चले ना, आगे चले, जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, जो इस वक्त हालात का तकाजा है। इकोनॉमी कहाँ चली गई? जनरल इलेक्शन की तरफ जाने की चाबी तो आपके पास है नियाजी साहब। आप आज पंजाब असेंबली को तोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को रिजॉल्व कर दे, तो चाबी तो आपके पास है। नहीं तो आज क्यों नहीं नेशनल असेंबली के ऊपर बात करते, क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट बात करती? मेरी बात सुने ना, आज वो क्यों नहीं कह रहे जी, वो क्यों भाग रहे हैं? आज आए ना मैदान में, आज ये तो कहते थे कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अभी तो 20 सीटों के ऊपर इन्हें शिकस्त हुई है। इनको तो लग पता उस दिन जाना है जिस दिन लोगों ने ठा के ना, मैं नहीं कहता कि इनके साथ करेंगे क्या, ये तो बाहर निकलने की पोजीशन है। कल आप पता करें ना, असदुल्ला खान जब पंजाब असेंबली से बाहर निकला है हमजा शरीफ साहब, तो उनके साथ पूरी जो लाहौर के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो लोटा लोटा चोर चोर के नारे लगाए। तो ये पोजीशन है इनकी। अब हमने नहीं कहा किसी को, लोग इतने तो आपको ये खौफ था नियाजी साहब के नून लीग चूंकि खरीदो फरोख्त करती है तो आपके कुछ लोग बिक सकते हैं। बात सुनो, बात समझे, जब ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, इन्होंने 40 करोड़ रुपए दिए, कहा है, इन्होंने बोलियां लगाई हैं, लोगों ने रिजेक्ट किया है। हमें ये भी पता है कि इस वक्त इन्होंने इतना पैसा दिया है। डिप्टी स्पीकर, आप सोच रखते हैं पैसों की जो आखिरी हद है ना, वो भी क्रॉस करते। पैसों का क्या है, ये तो पैसे हाथ में इन्होंने लूटना है, और आपके पैसे जो है टैक्स पेयर के पैसे आपने लोगों को देने और अपनी सल्तनत को कायम करना है। ये क्या करना था? अभी इनको शिकस्त हुई है, मान लें। अभी तो जनरल इलेक्शन की तरफ जब जाएंगे तो तब इनको ज्यादा फील होगा कि जो सीटें ना, ये भी लोग जो है ना वो भी उठा के बाहर फेंक दें सियासी तौर पर। और अभी भी सही है। चलें, फराज अली शाह साहब, एक नुकता में
एक नुकता जरा सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये अभी जो गिलानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो ये कहते हैं कि जी हमने बॉयकॉट इसलिए किया है डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का कि इसमें भी इन्होंने 2 नंबरी करनी थी और इसी को हम बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को भी कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि हमने इसलिए बॉयकॉट किया कि उन्होंने 2 नंबरी करनी थी, तो इसलिए दोबारा डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कराया जाए। सर मुझे ये बताइए, कानूनी तौर पर एजम्पशन की बुनियाद पर अदालत में ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि जी चूंकि 2 नंबरी होनी थी इसलिए हमने बॉयकॉट किया और आप इसको दोबारा करवाएं? नहीं, ये तो मैं खान साहब बिल्कुल इस बात पे आपकी तायीद करूंगा, क्योंकि आप एजम्पशन पे तो ना कोर्ट डिसाइड करती है और ना ही आपका कोई प्राइमा फेसी केस आप इस सीक्वेंस में लेके जा सकते हैं कि जी होना ये था और इस पे हम इसको चैलेंज कर दें। लेकिन इशू इज दैट, देखें उस दिन आप जिस चीज के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पहला इलेक्शन स्पीकर की हद तक हुआ, जब उसमें सीक्रेसी आउट हुई और जो इलेक्शन का प्रोसेस था वही अगर प्रोसेस डिप्टी स्पीकर के लिए होना था तो फिर उस पे उनका ये जरूर हो सकता है कि उनका उस प्रोसेस पे एतमाद नहीं रहा और इसलिए उन्होंने पार्टी ने ये फैसला किया कि हम इस इलेक्शन का बाइकाट कर देते हैं। लेकिन इशू इज दैट कि जो पिटीशन उन्होंने फाइल की है उस पिटीशन के हवाले से अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर 2 प्रेयर मांग, वो तो अगर होना भी है तो वो चैलेंज उसने डिफरेंट तो बेहतर ये होता ना कि आप डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ते, इसमें भी ये एतराज उठाते और आप दोबारा हाईकोर्ट के पास इस केस को भी लेकर चले जाते। उसमें ये है ना कि अगर आप वो इलेक्शन कंटेस्ट करते और जिस तरह स्पीकर के हवाले से आप सीक्रेसी वाली जो मैंने बात की थी, ऑलमोस्ट तमाम जो कंटेस्टेंट्स आपके इस प्रोग्राम में वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सीक्रेसी जो है अगर वो आउट होती है तो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वाइड एब इशू हो जाता है। तो अगर इन्होंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया होता तो फिर जरूर हम ये बात मानते हैं कि वो भी इलेक्शन क्वेश्चन हो जाता बिफोर द ऑनरेबल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। उसमें वो जैसे स्पीकर का इलेक्शन जा रहा है वो भी चैलेंज होकर किसी कोई फैसला एक्सपेक्ट किया जा सकता था। तो जो मेरी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ इसमें आपकी राय क्या है? जी शाह साहब एक और चीज बताएं, ये 186 क्या स्पीकर के लिए भी लेना जरूरी होता है? देखिए, गुजारिश ये है कि स्पीकर की हद तक 186 का तो फिगर जो था वो जरूरी ही है और वो तो प्रोवाइडेड है उसके अंदर। लेकिन जो अभी आप जैसे अजहर साहब जाती जिंदगी में भाई हैं, अभी आपसे वो बात कर रहे थे कि जनाब इसमें सीक्रेसी की जरूरत नहीं थी और सबको पता है कि नंबर गेम में किसका कितना नंबर है। अगर इस तरह से बात हो तो जो आपने जवाब दिया मैं बिल्कुल आपकी उस बात को सेकंड करूंगा। फिर तो किसी इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठ जाएं और अपना एक आदमी नामजद कर दें कि जनाब ये स्पीकर होगा और ये डिप्टी स्पीकर होगा, क्योंकि हमारी नंबर गेम पूरी है तो उसके मुताबिक आप इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस कर दें। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है उसको वायलेट किया अगर जाएगा तो यही है ना जो इलेक्शन चैलेंज होते हैं। इसी वजह से फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और फिर बात ये की जाती है कि जी हर असेंबली की प्रोसीडिंग्स को आप कोर्ट में क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। जब तक आप प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो इलेक्शन के जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं हो सकेंगे। तो इसी वजह से ये इलेक्शन आए रोज चैलेंज हो रहा है और आए रोज बेंचेस बन रहे हैं और आए रोज फैसले आ रहे हैं और उससे देखेंगे सबसे ज्यादा भुगतना किसे पड़ रहा है कि अवाम की जिंदगी कितनी मुश्किल होती जा रही है। कि अब आप देखेंगे डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ जाता जा रहा है। तो ये सारी चीजें इनको सोचना चाहिए मिल बैठ के। और राना मकबूल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अब अगर मुल्क की आप बेहतरी चाहते हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए और बैठ के इस क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ना सिर्फ ये कि आप एक दूसरे को चोर चोर की आवाज लगाते रहें और अवाम का आप सोच नहीं रहे। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद आकर मैं ये बताता हूं कि जो तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब बारहा अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि इनको स्टेप डाउन करना चाहिए, हमें इन पर एतमाद नहीं रहा। लेकिन जाहिर है इसका तरीका यही है कि उनके खिलाफ रेफरेंस लाया जाए या फिर वो खुद रिजाइन कर जाएं। तो रेफरेंस लाने का तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, लेकिन किस बुनियाद पर, ग्राउंड्स क्या होंगी और उन ग्राउंड्स की क्या स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रेक लेते हैं, जरा इस पर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ये अमजद खान न्याई साहब, ये आपने फैसला किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे, क्या बुनियाद है आपके पास? जरा मुझे सॉलिड ग्राउंड्स बताइएगा कि ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो है वो बाइस्ड रहे हैं। पहली बात तो जैसा कि हमने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए कि तीनों का फैसला जो है एक वक्त, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के साथ अपने बयानात दिए, रिपोर्ट को ओपन किया, खैर है, हमें उससे कोई डर नहीं है। लेकिन उनका जो रवैया था और उनकी मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमेज उन्होंने पेश करना था
वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान तरीके के इंसाफ के ऊपर जो है, हालांकि वो एज ए इदारा, पर फिर आपने देखा होगा कई मौके पे एज ए इदारा नहीं, और एज ए फर्द जो है उन्होंने जवाब देने की कोशिश की जो उनका काम नहीं था। और आपके इल्म में है कि बड़े मुतनाज़ा जो है इलेक्शन कमीशन के थ्रू बयान दिलवाए गए। फिर इसके अलावा हल्का बंदियों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल जो है वो कोशिश की है। अभी उसके ऊपर काफी सारे तहफ़्फ़ुज़ात किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लिए रेट पिटीशन भी काफी सारी दाखिल की गई है। तीसरे नंबर पे अभी जो बाय इलेक्शन हुए हैं उनकी जो इन्होंने बड़े नंबरी करने की कोशिश की है कि वोट जो है वो चेंज किए गए हैं, एरिया चेंज किए गए हैं, रातों रात चेंज किए गए हैं। मतलब एक जगह से जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत थी उसको उठा के कहीं और फेंकने की कोशिश की, फिर जिनकी डेथ शो करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि वो उन्होंने कहा बड़े, जैसे ही हम हाई कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि हमसे वो टाइपिंग एरर हो, ये टाइपिंग एरर 40 लाख लोगों की टाइपिंग एरर, और फिर हम इनका जो रवैया डस्का के लिए कुछ था, और अभी जहाँ पे बहुत सारे मामलात आए उसके ऊपर इनका सही है। मगर सर ये देखें, ये कुछ गुफ्तगू तो आपने की है सियासी गुफ्तगू, लेकिन जब आप रेफरेंस लेकर आएंगे तो आप उसमें ये थोड़ी कहेंगे कि जी डस्का में इन्होंने बड़ा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया और वहां पर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब हो जाने के बाद इलेक्शन का ऑर्डर क्यों कर दिया। तो ये इसमें कानूनी निकाह डालने पड़ेंगे। अजहर सिद्दीक साहब शायद इसका जवाब दे सकें। अजहर सिद्दीक साहब, कौन से कानूनी निकाह जो है वो डाले जाएं? आपके ख्याल में कोई ग्राउंड्स हैं पीटीआई के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? अच्छा, ये लफ्ज समझिएगा, ये जुडिशियल काउंसिल नहीं है, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। जैसे जज ऑफ दी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को निकालने के लिए एक प्रोसेस है, उसी तरह ये मिसकंडक्ट के हवाले से, यानी आप जब कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं, फॉर इंस्टेंस, यानी ये तो बड़ा वैलिड ग्राउंड है उनका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि आप जाकर वाज़ेह तौर पर जाकर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये जजमेंट लेकर आए और इसका फैसला करें, और वहां अंदर आप ये पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आना चाहिए। ना तरदीद आई है उनकी तरफ से, या तो तरदीद आनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो बिल्कुल नई तरदीद आई कि उन्होंने इस पे कोई गुफ्तगू नहीं सुनी। अब जो बातें आके बाहर बताई हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो सच मानी जाएंगी। वो तुम्हारा बेनजीर भुट्टो साहब केस, इफ्तिखार चौधरी साहब का केस, कि जो आप मीडिया में बात आ जाए उसकी आप तरदीद ना करें तो वो सच मानी जाएंगी। अब आते हैं जब इसको कोड ऑफ कंडक्ट के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और मिसकंडक्ट के जुमरे में आएगा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास रेफरेंस भेजा जा सकता है। वो रेफरेंस को टेकअप करता है, ये नहीं करता, वो एक अलग इशू है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद से एक तरह से रिटर्डेंट ही हो गया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। हमने सारा कुछ हकायक, सारा कुछ रिकॉर्ड पे देख लिए, मनी ट्रेल या बाकी चीजें उधर हट जाएगी चीजें, मैं फॉर द टाइमिंग उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके अंदर प्रामा फिशाई देखा जाए तो केस जो है मिसकंडक्ट का बनता है और रेफरेंस भी फाइल हो जाएगा। लेकिन उस रेफरेंस की समाअत होती है या नहीं होती, या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये उसका इख्तियार है। आपको पता है इसमें 3 सीनियर जजेस, यानी एक चीफ जस्टिस और उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं, और 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जजेस, जिसमें जनाब जस्टिस अतर मिनाला साहब और जस्टिस अहमद अली शेख साहब, जिनका ताल्लुक इतनी क्या सॉलिड ग्राउंड्स मौजूद हैं आपके ख्याल में? चलें ये टेकअप होता है, वो आप कह रहे हैं रिलक्टेंस वाला मामला हो गया हुआ है, आप कह रहे हैं जस्टिस काजी फैसला साहब के बाद, लेकिन आप चलें ये टेकअप होता ही नहीं होता, बात की बात है। अगर टेकअप होता है तो पीटीआई के पास आपके ख्याल में स्ट्रॉन्ग सॉलिड ग्राउंड्स मौजूद हैं? अच्छा, चेन ऑफ इवेंट बहुत से हैं, सिर्फ एक यही चेन ऑफ इवेंट नहीं है, चेन ऑफ इवेंट बहुत से हैं। और मेरा इस हवाले से एतराज रहा कि आप पॉलिटिकली भी चलें और लीगली भी। अब ये फैसला उन्होंने एक लीगल पर्सपेक्ट में लिया है कि हम इसको अदालतों में लेकर जाएंगे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेकर जाएंगे। आप ये बायस एस्टेब्लिश करना है, और बायस वाला देखना 2 इश्यूज है, एक मिसकंडक्ट की बात है, अब आप जो दूसरी बात कर रहे हैं वो बायस की बात है।
और 22 पे आपको बड़ा बड़ा केसला मौजूद है। मुझसे 3 दिन और पहले ये सारा पूछा गया था, प्रोसेस जो है वो मैंने क्या यही बताया। अगले इलेक्शन से पहले पहले मुकम्मल होने का इम्कान मौजूद है आपके ख्याल में? क्योंकि ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है। कौन जीता है तेरी क्या है जी, तेरी जुल्फ के सर होने ठीक तक है, मेरा जवाब ख्याल आ है, गया। सब कौन यही जीता शेर है तेरी जुल्फ के सर बस होने यही तक। चले फरहाद अली शाह साहब, फरहाद अली शाह साहब, आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में क्या पीटीआई के पास बाइस्ड और मिसकंडक्ट दोनों चीजें साबित करने के लिए सॉलिड ग्राउंड्स मौजूद हैं? देखिए, बात सिर्फ खान साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उनके पास कोई ऐसी चीज मौजूद है तो वाई दे आर वेटिंग फॉर वो भिजवाएं रेफरेंस। की वजह ये है कि अगर आप कल को इलेक्शन हो जाता है और आप कल को कहते हैं कि हमारे पास तो ये रीजन थे और हम कहते रहे, देखिए दो बातें हैं ना। एक प्रोसेस ये अजहर सदीक साहब ने अभी आपको बताया, वो प्रोसेस अगर टाइम टेकिंग है तो उसको प्रायर टाइम ये करें। उसको सिर्फ और सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देने से या एक मजमे के साथ आप एड्रेस करते हुए कह दें, तो ये तो सारा का सारा मैं समझता हूँ कि अगर ये रेफरेंस नहीं भिजवाते तो फिर एक प्रोपोगंडा होगा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कि जिसके ऊपर सारा दारोमदार है मुल्क की सियासत का भी और तमाम पार्लियामेंटेरियन पार्टीज का और तमाम इलेक्शंस का। तो अगर इस किस्म का इनके पास मटेरियल है पीटीआई के पास तो फिर ये रेफरेंस फाइल कर दें, और अगर इनके पास ऐसा मटेरियल नहीं है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि आप प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते और सिर्फ एक पॉइंट पे आप सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। फरहाद अली शाह साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब, अमजद खान नई साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।